तो चलिए आज बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से की, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्या है? इन्हें आप खास औजार समझ सकते हैं जिनकी ज़रूरत हर नर्सिंग प्रोफेशनल को पड़ती है ताकि वो अपने काम को और बेहतर बना सके। अच्छा, इस सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक नर्स मरीज की देखभाल का कोई बेहतर तरीका सोचती है ना? तो उस सोच को एक ऐसे सबूत में कैसे बदला जाए जिस पर बाकी लोग भी भरोसा कर सकें? जवाब है सिस्टमैटिक तरीके से डेटा इकट्ठा करके, और यहीं पर ये सारे टूल्स, ये उपकरण काम आते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अच्छे रिसर्च की नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये उपकरण असल में हैं क्या, नर्सिंग के टूल किट में क्या क्या शामिल है, इंटरव्यू शेड्यूल को थोड़ा गहराई से जानेंगे, और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सही उपकरण चुनना इतना मायने क्यों रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी उपकरण को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम इन्हें इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं, मतलब नर्सिंग रिसर्च का असली मकसद क्या है। देखिए, यही इस सब का सार है। हर सवाल, हर स्टडी और हर उपकरण का जो आखिरी लक्ष्य है, वो है मरीजों की देखभाल में सुधार लाना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसका सीधा असर असल जिंदगियों पर पड़ता है। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो कोई भी चीज़ है जिसका इस्तेमाल एक रिसर्चर जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता है। ये एक थर्मोमीटर जितना सिंपल भी हो सकता है, या फिर सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट, एक प्रश्नावली जितना कॉम्प्लेक्स भी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये डेटा इकट्ठा करने का एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीका है। हाँ, तो ये टूल किट वाली बात याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम की है। जैसे एक बढ़ई के पास अलग अलग कामों के लिए हथौड़े, आरी और पेचकश होते हैं ना, ठीक वैसे ही एक रिसर्चर के पास भी अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। तो फिर इस टूलकिट में है क्या क्या? आइए एक नज़र डालते हैं कुछ सबसे आम उपकरणों पर जो नर्सिंग रिसर्चर्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस टूलकिट में कई तरह के खास उपकरण हैं। सबसे पहले हैं क्वेश्चनेयर्स यानी प्रश्नावली, जिनसे लिखित जवाब लिए जाते हैं। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन टूल्स, जिनसे किसी के बर्ताव या स्किल को देखा और रिकॉर्ड किया जाता है। बायोफिजियोलॉजिकल मेजर्स का इस्तेमाल शारीरिक डेटा जैसे ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए होता है। कंपोजिट स्केल्स जैसे कि लाइकर्ट स्केल लोगों के नज़रिए या राय को नंबरों में मापते हैं। और फिर आती है इंटरव्यू स्केड्यूल यानी इंटरव्यू की रूपरेखा, जिससे बातचीत के जरिए गहरी जानकारी मिलती है। और इसी पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। चलिए अब इस टूल किट में से एक सबसे मज़ेदार उपकरण उठाते हैं और उसे ज़रा करीब से देखते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल। ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत सावधानी से बनाया गया गाइड है जो ये पक्का करता है कि बातचीत फोकस्ड रहे और रिसर्च के लिए जो ज़रूरी जानकारी है वही मिले, चाहे इंटरव्यू आमने सामने हो रहा हो या फिर फ़ोन पर। तो एक रिसर्चर प्रश्नावली के जगह इंटरव्यू क्यों इस्तेमाल करेगा? ये स्लाइड कुछ बहुत अहम वजह बताती है। जब कोई विषय बहुत कॉम्प्लेक्स हो या जब जो प्रतिभागी है उसे लिखने पढ़ने में दिक्कत हो, तब इंटरव्यू सीधे बातचीत करके गहरी समझ हासिल करने का एक बेहतरीन मौका देता है। अब एक और बात, सारे इंटरव्यू एक जैसे नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बहुत सख्त होते हैं, सवाल और उनका क्रम बिल्कुल तय होता है। ये फैक्चुअल डेटा के लिए बेस्ट हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तो एक खुली बातचीत की तरह होते हैं जो किसी के विचारों और अनुभवों को समझने के लिए एकदम सही हैं। इंटरव्यू शेड्यूल इस्तेमाल करने के कुछ बहुत मजबूत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका हाई रिस्पॉन्स रेट। लोग शायद प्रश्नावली को नज़रअंदाज कर दें, पर बातचीत में शामिल होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही इंटरव्यू लेने वाला किसी उलझन को तुरंत दूर कर सकता है और बॉडी लैंग्वेज जैसे नॉन वर्बल इशारों पर भी ध्यान दे सकता है। और ये स्लाइड ये दोनों के बीच के फ़र्क को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। प्रश्नावली सस्ती होती है, लेकिन जवाब मिलने की दर कम हो सकती है और गलतफहमी का खतरा होता है। वहीं इंटरव्यू महंगे होते हैं और इंटरव्यू लेने वाले के झुकाव का थोड़ा जोखिम रहता है, लेकिन वे बहुत गहरा डेटा और ज़्यादा भागीदारी देते हैं। तो कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है। तो हमने अलग अलग उपकरण देखे और एक को गहराई से समझा भी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सही उपकरण चुनना इतना ज़रूरी है ही क्यों?
ये सबसे अहम बात है। अगर कोई गलत उपकरण चुन लेता है, मान लीजिए किसी की जटिल भावनाओं को समझने के लिए एक सिंपल हाँ नहीं वाली प्रश्नावली का इस्तेमाल करता है, तो जो भी नतीजे निकलेंगे वो भरोसेमंद नहीं होंगे। उपकरण का चुनाव सीधे नतीजों की वैलिडिटी पर असर डालता है। आखिर में लक्ष्य यही है, चाहे कोई भी उपकरण चुना जाए, उसे ऐसा भरोसेमंद डेटा देना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाया जा सके। ये सब कुछ घूम फिरकर नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के उसी मूल लक्ष्य पर वापस आ जाता है। और हम इसी सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। सही उपकरण चुनना सिर्फ एक किताबी फैसला नहीं है, ये उस ज्ञान की नींव है जो नर्सिंग के भविष्य को आकार देगा। सोचने वाली बात है ना?